नमस्कार। पत्रकारिता के मौजूदा स्वरूप पर अक्सर हम चर्चा करते हैं। मीडिया के बदलते चेहरे, व्यावसायिक हितों के लिए सत्ता की गोद में बैठ जाने की बेचैनी या ईमानदार और बेबाक पत्रकारिता के संकट पर भी पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे में हम पत्रकारिता दिवस जैसे औपचारिकताएं भी पूरी करते हैं और पंडित जुगल किशोर शुक्ल, बाबूराव विष्णु पराड़कर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी समेत उन तमाम दिग्गज पत्रकारों की बात भी करते हैं जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी या इसे आदर्शों के साथ आगे बढ़ाया। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल हो चुके हैं और इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। इस बार की अभिव्यक्ति में हम बात करने जा रहे हैं मौजूदा दौर की पत्रकारिता और आदर्शवाद पर। दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, बिके हुए पत्रकार, सत्ता और पूंजीपतियों के आगे घुटने टेक देने वाला मीडिया, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वाली पत्रकारिता, पूंजीपतियों, दबंगों और राजनेताओं के टुकड़ों पर पलने वाली पत्रकारिता और जाने कितने ऐसे विशेषण हैं जो मौजूदा दौर में पत्रकारों या मीडिया कर्मियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। निष्पक्ष, बेबाक, सत्ता से सवाल पूछने वाली और बगैर किसी निजी फायदे के जनता से जुड़ी पत्रकारिता करने वाली मीडिया आज कितनी है? कितने हैं ऐसे पत्रकार? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। और यह भी कि आम लोगों में कितनी बच गई है पत्रकारिता की विश्वसनीयता। दरअसल हिंदी पत्रकारिता के इन 200 सालों के सफर में बहुत से मुकाम आए, उतार चढ़ाव आए, तकनीकी बदलाव आए और पूंजी के साथ साथ सत्ता की दखलंदाजी बढ़ी। पुलिस, पूंजीपति, राजनेता और गुंडा तंत्र का वर्चस्व बढ़ा। लालच और डर का साम्राज्य हावी होता गया। धीरे धीरे लोकतंत्र का यह चौथा खंभा ढहता गया। बेशक इसके कारण कई हैं। आज के दौर के वरिष्ठ पत्रकारों से बात कीजिए तो आदर्शवाद की बातें तो खूब होंगी, लेकिन इस तंत्र के साथ रच बस जाने की उनकी मजबूरी भी झलकेगी। साथ ही यह स्वीकारोक्ति भी कि वक्त के साथ आपको भी बदलना तो पड़ता ही है। फिर बात मालिकों पर आती है। उनके व्यावसायिक हितों की कहानी सुनने को मिलती है। विज्ञापनों के लिए सरकार और पूंजीपतियों पर निर्भरता की बात भी होती है और सत्ता के खिलाफ बोलने के खतरों के कई किस्से भी आते हैं। ऐसे में खाओ पियो और मौज करो वाली पत्रकारिता का दर्शन ज्यादातर लोगों ने अपना लिया है। जो कुछ ईमानदार और सच्चे अर्थों में पत्रकारिता का सपना लेकर आते हैं, वह नौकरी की मजबूरी में फंसकर भीतर ही भीतर घुटकर यांत्रिक तरीके से अपना काम करते रह जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें पत्रकारिता के उस आदर्शवाद के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करना भी जरूरी लगता है जो आज के दौर में संभव है। पत्रकारिता के तमाम शिक्षण संस्थानों में चले जाइए, लाइब्रेरी में पत्रकारिता पर किताबें तलाशिए तो आपको उसी इतिहास को या आदर्श को बताया जाएगा जो कभी बाबूराव विष्णु पराड़कर, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर प्रेमचंद के ज़माने और अंग्रेज़ों के खिलाफ की जाती थी। ये मिसालें भी मिलेंगी कि उस दौर में कैसे पत्र पत्रिकाएं निकालने का जज्बा होता था या फिर उस दौर में छपी रचनाओं से सत्ता कैसे हिल जाती थी या बड़े जन आंदोलन खड़े हो जाते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन तकनीकी क्रांति और पूंजी के इस दौर में क्या अब यह संभव है? बहरहाल ये तो बहस का विषय है, लेकिन इन 200 सालों में हिंदी पत्रकारिता कैसे फली फूली, यह समझने के लिए हमें पीछे तो लौटना ही पड़ेगा और उस समृद्ध इतिहास को टटोलना पड़ेगा। वैसे तो हमारे देश में अंग्रेजी की पत्रकारिता तभी शुरू हो चुकी थी जब 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टिन हिकी ने कोलकाता से कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर या बंगाल गजट के नाम से अखबार निकाला था। इसे भारत का पहला अखबार माना जाता है। लेकिन हिंदी पत्रकारिता के लिए 30 मई 1826 की तारीख इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि इसी दिन कोलकाता से देश का पहला हिंदी साप्ताहिक उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके प्रकाशक और संपादक थे। अखबार आर्थिक कारणों से ज्यादा समय तक नहीं चल सका, लेकिन इसके बाद से
हिंदी पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला शुरू हो गया। आप ताज्जुब करेंगे कि आज जिस तरह हिंदी में हजारों पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, उस समय भी यानी उदंत मार्तंड छपने के बाद 1829 में बंगदूत, 1834 में प्रजामित्र, 1845 में बनारस अखबार से लेकर 1872 तक आते आते 40 से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं हिंदी में छपने लगी, कुछ साप्ताहिक तो कुछ मासिक। 1826 से 1873 तक हिंदी पत्रकारिता का पहला दौर माना जाता है, जबकि दूसरा दौर यानी भारतेंदु युग 1873 से 1900 तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन छापी तो नागरी प्रचारिणी सभा ने सरस्वती का प्रकाशन किया। हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधिनी के अलावा करीब 50 और पत्र पत्रिकाएं छपी। 1900 से 1920 तक हिंदी पत्रकारिता का तीसरा चरण था, जब भाषा शैली से लेकर राजनीतिक चिंतन और सामाजिक सवालों की पत्रकारिता केंद्र में आई। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, मुंशी प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी सरीखे लेखक पत्रकारों ने इस दौर से लेकर 1920 के बाद के समकालीन साहित्य धारा और आधुनिक पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। इसी बीच क्रांतिकारी साहित्य भी रचा गया और आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने, चेतना का विकास करने वाली पत्रकारिता का दौर भी आया। कनवीर, सैनिक, स्वदेश, श्री कृष्ण संदेश, हिंदू पंच, स्वतंत्र भारत, जागरण, हिंदी मिलाप, सचित्र दरबार, स्वराज, नवयुग, हरिजन सेवक, विश्व बंधु, नवशक्ति जैसी पत्र पत्रिकाएं निकली। फिर दैनिक अखबारों का दौर आया और बड़े बड़े समूहों ने मीडिया के क्षेत्र में नए द्वार खोले। आजादी के बाद इसका और विस्तार हुआ और निरंतर इसमें व्यावसायिकता हावी होती गई और आदर्शवाद कहीं गुम हो गया। अब यह शुद्ध रूप से व्यवसाय है। इंटरनेट या डिजिटल जमाने के साथ लगातार बेहतर होती तकनीक और अब तो AI के इस जमाने में आपको हिंदी पत्रकारिता के इतने रूप नजर आ जाएंगे कि आप खुद ही चक्कर खा जाएंगे कि आखिर हिंदी पत्रकारिता का मौजूदा स्वरूप है क्या। पत्रकारिता का यह दौर 70 के दशक के बाद से और बदला और 2014 के बाद से तो इसकी विश्वसनीयता पर तमाम गंभीर सवाल उठने लगे। वैकल्पिक मीडिया की बात होने लगी और अब डिजिटल पत्रकारिता के जमाने में इसका जो रूप है वह सबके सामने है। अब आप तय कर लीजिए कि इन 200 सालों में हिंदी पत्रकारिता कहां से कहां पहुंच गई। हिंदी में निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के दावे तो तमाम मीडिया संस्थान करते हैं, लेकिन विज्ञापनों के लिए सरकार पर उनकी निर्भरता कई बार उनकी राह में मुश्किलें खड़ी करती है। साथ ही उनके कुछ व्यावसायिक हित भी उन्हें एक सीमा में बांध देते हैं। लेकिन ऐसी तमाम मुश्किलों के बावजूद देशबंधु ग्रुप ने शुरू से ही मिसाल कायम की है। कई ऐसे मौके आए जब सरकार ने विज्ञापन रोके, आर्थिक दबाव की वजह से संस्करण तक बंद करने की नौबत आई, लेकिन पत्रकारीय मूल्यों और ईमानदारी से समझौता नहीं किया गया। देशबंधु के संस्थापक मायाराम सुरजन हों या उनके बाद उनकी विरासत और मूल्यों को आगे ले जाने वाले ललित सुरजन, पत्रकारिता को लेकर उनका नजरिया एकदम साफ था। पत्रकारिता के तमाम पहलुओं पर देशबंधु ग्रुप के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने ललित सुरजन जी से करीब 5 साल पहले लंबी बातचीत की थी। अब बेशक ललित जी हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका वह इंटरव्यू हमेशा प्रासंगिक रहेगा। अभिव्यक्ति के दर्शकों के लिए पेश है उसी इंटरव्यू का एक हिस्सा जो पत्रकारिता के मौजूदा दौर, पत्रकारिता पर राजनीतिक दबाव जैसे तमाम सवालों को समझने में मददगार है। पत्रकारिता पर जो आजकल अक्सर देख रहे हैं कि राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इसका असर पड़ रहा है? राजनीति जो है वो पत्रकारिता पर हावी? राजनीति तो पहले भी थी जी। आज अगर हम स्वाधीनता संग्राम के समय मिशन की बात कर रहे हैं तो वो भी तो राजनीतिक पत्रकारिता थी जी। तो राजनीति तो है, लेकिन जो C.P. स्कॉट ने कहा था, जो मैनचेस्टर गार्जियन दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, और उन्होंने जो कहा था कि फैक्ट्स आर सेक्रेड, कमेंट्स आर फ्री, कि भाई तथ्य जो हैं वो पवित्र हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं होना चाहिए, और टिप्पणी आपको जो करना है आपकी जो राजनीतिक विचारधारा है। एक पत्रकार सजग नागरिक है, एक विचारशील नागरिक होगा ना एक पत्रकार तो जी। तो उसकी एक विचारधारा हो सकती है
कि मैं दक्षिणपंथी राजनीति में हूँ, कि मैं वामपंथी राजनीति में हूँ, कि मैं मध्यमार्गी हूँ। आप टिप्पणी लिखिए उसके हिसाब से आपको, लेकिन आप अपनी राजनीति के लिए तथ्यों के साथ जब खिलवाड़ करने लगते हैं और जब आप तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं तो फिर बात गलत हो जाती है। मैं समझता हूँ कि तुम जो पूछ रहे हो शायद उसका उत्तर यही है कि पत्रकारिता एक तरह से इस वक्त राजनीति के पीछे चलने लगी है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अब पत्रकारिता बहुत बड़ा व्यवसाय है। करोड़ों की अरबों की पूंजी अब उसमें लग रही है। जो वो पूंजी लगा रहा है वो उसको मुनाफा चाहिए जी। उस मुनाफे के लिए उसको जो मर्जी हो वो करेगा। तो पत्रकार भी जो हैं वो अगर स्वतंत्र काम करना भी चाहते हैं, निष्पक्ष होकर भी करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रतिष्ठान का दबाव उनके ऊपर बहुत रहता है। मतलब कुल मिलाकर पत्रकारिता जो है वो एक व्यवसाय के रूप में, व्यवसाय भी मैं समझता हूँ कि एक सम्मानजनक शब्द है जी। इसको मैं क्या कहूँ, मतलब पत्रकारिता का अवनति का दौर हम देख रहे हैं मेरी राय में। और पुराने राजनेताओं और आज के राजनेताओं में एक पत्रकार के नाते आप क्या अंतर पाते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। पहले के राजनेता इस बात की चिंता नहीं करते थे कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या छाप रहे हैं। अधिकतर, ऐसा नहीं कि बुरा मानने वाले लोग भी थे, लेकिन अधिकतर लोगों का ये था कि भाई ठीक है आप लिख रहे हैं, आप अपना काम करिए जी। हाँ, और आपकी बात से हमको जो अगर कहीं लगेगा कि हमको कुछ सुधार करना है तो हम कर लेंगे। अब तो ये है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपने जरा सा भी अगर स्वतंत्र एक अपना रवैया अपनाने की कोशिश की तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी भौहें तन जाती हैं, वो आपको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। अब सिर्फ पत्रकारों से वो चापलूसी ही चाहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं चाहते। पत्रकारिता को क्रीत दास बना लिया है उन्होंने। ये आज की पत्र, लेकिन जो पुराने तो पहले वही मैंने कहा ना कि पहले के लोगों में एक शक्ति थी और अगर एक जनतांत्रिक मूल्य भी थे। उनको लगता था कि भाई ठीक है ये भी अपना काम कर रहे हैं। अब वो जनतांत्रिक मूल्यों का जैसा क्षरण हो रहा है उसमें ये भी हो रहा है कि पत्रकार वगैरह ठीक है, क्या है हमारे सामने, क्या है, हम जीत के आए हैं, हम हैं सरकार में तो हमारी जो मर्जी आएगी करेंगे, और पत्रकारों को हक किसने दे दिया है, जनता ने तो हमको चुना है। तो आपने जैसे देखा है ना कि बहुत सारे अपराधी भी जब चुनाव जीतते हैं और ये कहते हैं कि जनता की अदालत में फैसला हो गया जी, तो जो मानते हैं कि जनता की अदालत में फैसला हो गया, फिर वो जैसे भी चुनाव जीत के आए हों, चाहे जितने हथकंडों का उपयोग करके जीत के आए हों, वो जब अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगते हैं तो पत्रकारों की कदर वो नहीं करते। तो ये पहले के और आज के राजनेताओं में पत्रकारिता के संदर्भ में ये फ़र्क आया है। और दूसरी जो बात है कि जो एकदम शुरुआत के जो लोग थे वो नेहरू युग के राजनेता जो थे वो मिशन वाली भावना, स्वाधीनता संग्राम वाले थे। इंदिरा गांधी के समय में कुछ समय तक वो ठीक ठाक चला, उनके कम से कम सोच एक ठीक थी, लेकिन इंदिरा जी के समय में ही चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई थी। राजीव गांधी तो बहुत चीज़ों को समझ ही नहीं पाए थे, और जब उन्होंने समझना चाहा तब उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद से तो हम देख रहे हैं तो अब जो राजनीति है वो अब कारपोरेट घरानों, मतलब जो पतन का दौर शुरू हुआ 90 के दशक में वो अभी तक जारी है, बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। ये 1991 एक जो वाटर मार्क है जिसको कि लोग मानते हैं कि भारत में ये जो LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये जो आया है उसके बाद से तो जो हालात बिगड़े हैं उनके सुधरने की अभी कोई स्थिति नज़र नहीं आती, कोई संभावना नज़र नहीं। ललित जी, देशबंधु के बारे में कहा जाता है कि पत्रकारिता के साथ समझौता नहीं किया, इसका असर कई बार आर्थिक रूप से ज़्यादा पड़ा है, खासकर गोविंद नारायण सिंह और सकलेचा सरकार के दौरान। आखिर ऐसा क्यों है? गोविंद नारायण सिंह के समय में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गोविंद नारायण सिंह से हम लोगों की राजनीति नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बहुत, लेकिन कई ऐसे कुछ तकलीफ़ें ज़रूर हुई थी उनके समय में। जी, जैसे
हमारे विज्ञापन कम कर दिए गए थे और विज्ञापनों के बिलों का भुगतान नहीं हो रहा था। मैं गया भोपाल, तो वहाँ पर जो जनसंपर्क के संचालक थे, बड़े भारी विद्वान थे, अनंत मराल शास्त्री, वो ग्वालियर दरबार में रह चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप राजमाता को विजयाराजे सिंधिया लिखते हैं। तो मैंने कहा कि आप ग्वालियर दरबार में सेवा कर चुके हैं, हम तो जनतांत्रिक विश्वासों वाले हैं, ऐसी कुछ कहा मैंने तुर्शी में। तो नाराज़ हो गए बाबूजी से, उन्होंने मेरी शिकायत भी की बाद में। लेकिन खैर वो उतनी ज़्यादा तकलीफ़ शायद उस समय नहीं हुई। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जब बने मुख्यमंत्री, उनके समय हमको 74 में भोपाल का एडिशन निकाला था और हमको 79 में 78 में हमको बंद करना पड़ा। वो इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि किरंदुल में फायरिंग हुई, 13 या 11 मजदूर मारे गए और सरकार चाहती थी कि इसकी खबर न छापे। बाकी अखबारों ने सरकार की बात मान ली, हमने नहीं मानी। तो सकलेचा इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने भोपाल एडिशन के विज्ञापन पूरे बंद कर दिए, रायपुर के, जबलपुर के विज्ञापन आधे कर दिए और अखबार चलाना मुश्किल हो गया। और उस समय ये स्थिति तक आई कि बाबूजी का भोपाल से पत्र आया कि तुम यहाँ पे पैसे की बहुत ज़रूरत है और तुम माया के गहने मतलब गिरवी रख के या बेचकर पैसे भेजो कुछ। तो मैंने उनको उसी समय टेलीप्रिंटर पर जवाब दिया कि आपके बिना कहे ये काम तो मैं 15 दिन पहले कर चुका हूँ। बाबूजी भी इतने ग्लानि में आए, फिर उन्होंने को पत्र लिखा माया को। मैंने जब अखबार शुरू किया तो सबसे पहले मेरी माँ के गहने गए, उसके बाद तुम्हारी बाई के, यानी मेरी माँ जो है बाई कहते थे हम लोग उनको, तो उनके गए और अब आज बहू के भी गहने जा रहे हैं। और मैंने नहीं सोचा था कि इस पत्रकारिता की ये कीमत जो भी है, वो पत्र आज भी रखा हुआ है और वो बहुत, बहरहाल ठीक है। सकलेचा जी बहुत कई साल बाद सेंट्रल हॉल में सकलेचा जी मुझे मिले और उस दिन सकलेचा जी ने कहा कि दिल्ली सेंट्रल हॉल में पाले कि ललित जी, आप लोगों को समझने में मुझसे गलती हुई थी। उनको बहुत बाद में समझ में आया, जब राजनीति से वो हो गए तब ठीक है, हम समझते हैं कि कम से कम जो कष्ट भोगा था हमने वो कष्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये हुआ। देशबंधु में आपने कई ऐसे काम किए जो पत्रकारिता में नवाचार कहलाए, ग्रामीण पत्रकारिता से लेकर फांसी की लाइव रिपोर्टिंग तक। 1 जनवरी को पाठकों के लिए अखबार का पहला पन्ना खाली छोड़ देना, फिर हर वर्ष पहले पन्ने पर सकारात्मक और प्रेरक रिपोर्ट्स प्रकाशित करना, वर्ग पहली देना, हर रोज संपादकीय पृष्ठ पर एक कविता प्रकाशित करना। ऐसे कई काम हैं जिसे हिंदी पत्रकारिता में नई शुरुआत कह सकते हैं। पत्रकारिता में नए नए प्रयोग आज भी आप कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपने जो किया इसमें सबसे ज़्यादा खुशी किस काम से मिलती है आपको? ऐसा लगा कि हाँ, ये सबसे अच्छा काम है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो ग्रामीण पत्रकारिता से या विकासपरक पत्रकारिता से होती है। किसी दूर दराज के गांव में जाके रिपोर्टिंग करके और जब फिर पता चलता है कि हाँ, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई की जी। अब वो समय बीत गया है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आज से 25-30 साल पहले तक हुआ करती थी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब कोई किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन उसका असर पड़ता था और हम लोगों को इस बात की बहुत खुशी होती थी कि भाई देशबंधु ने लिखा है तो उस पर कार्रवाई की गई है। और ग्रामीण अंचलों में बहुत काम हमारे पत्रकारों ने, अबूझमाड़ में जब कोई जाता नहीं था, जा नहीं सकता था, अनुमति नहीं थी, उस समय पैदल घूम के, साइकिल पर किसी तरह चल के 15-15 दिन की बिल्कुल अबूझमाड़ की यात्रा करके वहाँ की रिपोर्टिंग लाना, या वो लोड़ेक के टमाटर कि 2 रुपये में 50 किलो टमाटर की जो कहानी है, या कुल्हाड़ी घाट के जो कमार आदिवासी हैं उनकी कहानी है। हाँ, तो जिनके कारण मतलब देशबंधु को 13-14 बार स्टेट्समैन का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन रूरल रिपोर्टिंग, ग्रामीण पत्रकारिता में श्रेष्ठता का पुरस्कार, और 13-14 बार वो पुरस्कार मिले।
वो मेरे साथी अब हमारे बीच में नहीं है, राजनाथ जी मिश्रा को 79 में पहले साल में प्रथम पुरस्कार मिला। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। मेरे दूसरे साथी थे सत्येंद्र गुमाश्ता, उनको तीसरा पुरस्कार मिला, उनको दूसरा पुरस्कार मिला, उनको प्रथम पुरस्कार मिला स्टेट्समैन में। एक अपने आप में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। फिर ये जो छत्तीसगढ़ में टोन्ही, जिसमें कि विधवाओं की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उनको चुड़ैल या टोन्ही घोषित कर दिया जाता है, डायन जिनको घोषित कर दिया जाता है, उनकी पीड़ा पर रिपोर्टिंग करना, या ये जो औद्योगिकरण शुरू हुआ और उसमें फसलें जो नष्ट होना शुरू हुई, या जो फसल चक्र में परिवर्तन करने का जो षड्यंत्र जो कि भाई ये फसलें लगाइए, उसके कारण जो छत्तीसगढ़ के गांव की खेती में परिवर्तन आए और जो दुष्प्रभाव पड़ा, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। और इन सब से एक अच्छी रिपोर्ट जब छप जाती है तो मन को, सरकार ने कार्रवाई की वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमको भी लगता है कि हमारी कलम कुछ कर रही है। हमको जो करना चाहिए, जो करणीय है, वो हमने किया है। इस बात का एक संतोष मिलता है। बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि देशबंधु में स्तंभ लेखन की जो परिपाटी है, मैं समझता हूँ कि वो भारतवर्ष के किसी अखबार में नहीं है। और अब देखते हैं हलचल, जिसमें होती हैं साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की झलकियां। साहित्य अकादमी ने 2 दिनों तक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में बदलते दौर में बदलते साहित्य को लेकर 4 सत्रों में चर्चा की। उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। विषय रखा गया, कितना बदल चुका है साहित्य। स्त्री लेखन इस पूरे आयोजन के केंद्र में रहा। 29 मई के उद्घाटन सत्र के अलावा कुल 4 सत्रों में पूरा कार्यक्रम हुआ। पहले सत्र में जो कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, उसका नाम रखा गया सीधा दिल से। दूसरे दिन 3 सत्र थे। पहला, भारत का स्त्रीवादी साहित्य, नए आधार की तलाश में। प्रतिभा राय की अध्यक्षता में इसमें हिस्सा लिया अनामिका, अमूजा चंद्रमौली, महूजा माजी, निधि कुलपति, प्रीति शेनॉय और तमिलची थंगपांडियन ने। अगले सत्र की अध्यक्षता की हरीश त्रिवेदी ने। साहित्य में परिवर्तन बनाम परिवर्तन का साहित्य विषय पर बोलने वालों में ममता कालिया, रश्मि नरजारी, रीता कोठारी, गिरीश्वर मिश्र और यतीन्द्र मिश्र थे। आखिरी सत्र था वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य की नई दिशाएं। दिल्ली में युवा फोटोग्राफर नितिन गुप्ता की फोटो प्रदर्शनी में संभावनाओं से भरी कई तस्वीरें देखी जा सकती हैं। प्रदर्शनी का नाम है महाकुंभ, एक संघर्ष यात्रा। इसमें 18 तस्वीरें हैं, ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट। इनमें से कई तस्वीरों में कुंभ में महिलाओं की आस्था के साथ साथ उनके उल्लास को दिखाया गया है। कुंभ को आमतौर पर सरकार और मीडिया ने जिस तामझाम के साथ पेश किया और इसे वीआईपी कुंभ बना दिया, ऐसे में नितिन के कैमरे ने इस दौरान आम जनजीवन को पकड़ने की कोशिश की। प्रयागराज के ऐतिहासिक बेनहर स्कूल एंड कॉलेज में 4 दिनों का नाट्य समारोह नई ताजगी लेकर आया। यही की संस्था वफ्टा पिछले 15 सालों से अपने छात्रों को रंगमंच का प्रशिक्षण दिलाती है। इस बार भी यहाँ कई जाने माने रंगकर्मी जमा हुए और राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में अपने नाटक पेश किए। इस महोत्सव में 4 एकल नाटक पेश किए गए। एक रुमाल, एक अंगूठी, एक छलनी के अलावा रीडेवलपमेंट, अकेली और चांद तन्हा आसमां तन्हा जैसे नाटक दर्शकों को बांधने में कामयाब रहे। इस बार के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।